आज मैं इस लेक्चर को अपने को स्टार्ट करूंगा अकाउंटिंग इक्वेशन के ही एक एग्जांपल से, एक क्वेश्चन से। और ये क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, हम लोग स्टार्ट करते हैं, काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपकी टीएस ग्रेवाल बुक आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 6 है। हाँ, जो जैसे बीच में 4 रह गया ना, या अभी बीच में और भी रहेंगे, तो ये धीरे 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 एक दिन मैं बताऊंगा किस दिन, जिस दिन मुझे लगेगा कि आपको समझ आ गया है। ये आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, और अगर आप पहले भी करना चाहो तो आप कर सकते हो, और उसमें कोई डाउट होगा तो फिर मैं वो सॉल्व करूंगा आपके। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का। अकाउंटिंग इक्वेशन सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। हमारी पहली ट्रांजैक्शन सेम है, जो ट्रांजैक्शन हमने लास्ट क्लास में भी, लास्ट लेक्चर में भी देखी थी, कि अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000। और ना ये एंट्री आपकी सेम भी रहेगी, क्योंकि जब भी कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो क्या करता है, वो घर से पैसा लाकर इन्वेस्ट करेगा ही करेगा। तो आपकी पहली ट्रांजैक्शन हमेशा सेम रहेगी कि भाई डैश, जो भी नाम है आपके ओनर का, वो घर से पैसा लाया और उसने इन्वेस्ट किया। और इन्वेस्ट करने का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो घर की तिजोरी से पैसा लाया और ऑफिस के, यानी आपके बिजनेस की तिजोरी में रख दिया। तो डबल इफेक्ट होगा इसका हमारे पास। स्टार्टेड बिजनेस आपके एसेट है, एसेट में आपका कैश इंक्रीज हो जाएगा 20,000 से, और जब भी ओनर अपने बिजनेस में कुछ भी इन्वेस्ट करेगा, जब भी ओनर अपने बिजनेस में कुछ भी इन्वेस्ट करेगा, तो उससे उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। ये हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, जो कि सिंपल हमारे पास चलती है। ट्रांजैक्शन नंबर 2 आती है हमारे पास, जहां पर कहता है ही परचेज फर्नीचर फॉर ₹2,000। आपने फर्नीचर परचेज किया, परचेज्ड फर्नीचर। तो आप मार्केट में गए, आपने मार्केट में से क्या उठाया, आपने फर्नीचर पसंद किया, आपने फर्नीचर परचेज किया, और आपने कितने का फर्नीचर परचेज किया, 2,000 का। अब एज अ लेमैन, एज अ कॉमन मैन, मैं आपको अकाउंट्स नहीं पढ़ा रहा, आप सिंपल सी बात समझो, आप मार्केट गए, आप फर्नीचर लाए, और आपने क्या दिया, आपने बदले में उसको कैश दिया। अब शुरू से मैं आपके साथ डिस्कस करता चल रहा हूं कि लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, एसेट, एक्सपेंस। अब अगर मैं फर्नीचर लाता हूं तो मुझे बताइए फर्नीचर मेरा इसमें से क्या है। क्या फर्नीचर मेरी लायबिलिटी है? क्या फर्नीचर, लायबिलिटी क्या होता है, कर्जा, नहीं है। क्या फर्नीचर मेरी इनकम है? नहीं। क्या फर्नीचर मेरा कैपिटल है? नहीं। कैपिटल क्यों नहीं है? क्योंकि ये मैं अपने घर से नहीं लाया। मान लो मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल को मोल्ड करता हूं, मैं कहता हूं मैं अपने घर से, घर पे रखा हुआ फर्नीचर लाया और बिजनेस में लगा दिया, तो यस, वो मेरी कैपिटल को इंक्रीज जरूर करता। लेकिन ये मैंने क्या किया है, मैं बाजार से जाकर बिजनेस के पैसों से फर्नीचर खरीद कर लाया हूं, तो फर्नीचर कैपिटल का पार्ट नहीं बनेगा। फर्नीचर एसेट है, यस। कुछ स्टूडेंट का डाउट आता है, सर एक्सपेंस भी तो हो गया, मैंने फर्नीचर खरीदा तो ये मेरा एक्सपेंस भी तो हो गया। तो मेरा एसेट हो गया, एसेट वर्सेस एक्सपेंस, हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो आपका डाउट आया सर एसेट के एक्सपेंस, इन दोनों में क्या फर्क होता है, क्योंकि दोनों में मेरा पैसा जा रहा है। तो मैं आपको बताता हूं एसेट और एक्सपेंस में क्या फर्क है। मान लो मैं ये व्हाइट बोर्ड परचेज करके लाया, ये मेरा एसेट बनेगा,
लेकिन अगर मैं कहता हूं मैं ये मार्कर परचेज करके लाया तो ये मेरा एक्सपेंस बनेगा। रीजन भी कि जब मैं किसी चीज को परचेज करता हूं तो मेरी इंटेंशन देखी जाती है कि मैंने जो चीज परचेज की है मैं उसको कितना लॉन्ग रन में यूज करना चाहता हूं। अगर मैं व्हाइट बोर्ड परचेज करता हूं तो मेरी इंटेंशन क्या होगी कि आज व्हाइट बोर्ड लाया हूं, अब शायद ये व्हाइट बोर्ड मुझे दोबारा ना लाना पड़े, या लाना भी पड़ेगा तो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर मैं मार्कर परचेज करता हूं तो मेरी इंटेंशन क्या रहेगी कि भाई मार्कर लाया हूं, अच्छे से पढ़ाऊंगा बच्चों को, जल्दी जल्दी से इस मार्कर को घिस दूंगा, खत्म कर दूंगा, फिर नया आएगा। यानी ये एक कंज्यूमेबल आइटम है विच विल बी कंज्यूम्ड विद अ पीरियड ऑफ टाइम, बट ये एक कंज्यूमेबल आइटम नहीं है। इफ यू आर परचेजिंग अ नॉन कंज्यूमेबल आइटम इट विल बी कंसिडर्ड एज योर एसेट। फर्नीचर एक बार आता है तो कोई ये थोड़ी कहता है कि यार ये जल्दी से खत्म हो जाएगा फिर मैं नया फर्नीचर लाऊंगा, नहीं। अच्छा, कई बार मेंटोर्स, कई बार टीचर इसको इस तरह भी समझाते हैं कि किसी चीज में पैसा ज्यादा लग रहा है तो वो एसेट है, किसी चीज के में पैसा कम पे करना पड़ रहा है तो वो एक्सपेंस है। बट ये क्राइटेरिया गलत है। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि मैं क्रोकरी सेट लाया, अब क्रोकरी सेट में लाऊंगा तो मेरी इंटेंशन क्या होगी आप बताओ कि यार आज शाम को चाय पियेंगे और इसको उछाल देंगे, ये मजा आ गया चाय पीने में, ऐसा तो नहीं होगी ना मेरी इंटेंशन। मेरी इंटेंशन क्या होगी, क्रोकरी को यूज करेंगे, संभाल के रखेंगे, यूज करेंगे, संभाल के रखेंगे। और कई जगह तो कई पेरेंट्स तो या कई हम लोग भी ऐसी क्रोकरी परचेज करते हैं कि इसको तो निकालेंगे ही तब जब गेस्ट आएंगे। तो यहां पर हम लोग क्रोकरी परचेज कर रहे हैं। क्रोकरी ऐसा सच उतना एक्सपेंसिव नहीं है कि मुझे कई लाख रुपए में लाना पड़ेगा या कई 1000 रुपीज लगेंगे, नहीं। बट इंटेंशन क्या है कि अगर मैं परचेज करके लाया हूं तो मैं उसको लॉन्ग टर्म में यूज करूंगा। तो इंटेंशन पे ध्यान रखना। एंड सेकंड, एक और एस्पेक्ट होता है एसेट वर्सेस एक्सपेंस का। अगर मैं कोई खर्चा करता हूं जो मैं रेगुलर बेसिस पे करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता हूं, वो मेरा एक्सपेंस है। फॉर एग्जांपल मैं रेंट पे करता हूं, वो मेरा एक्सपेंस है। फॉर एग्जांपल मैं सैलरी पे करता हूं, वो मेरा एक्सपेंस है। व्हाई सो? क्योंकि वो मुझे हर महीने पे करना है, रेगुलरली पे करना है। लेकिन मैंने फर्नीचर परचेज किया तो वंस इन अ लाइफ टाइम, एक बार फर्नीचर परचेज करा, हो सकता है 10-15 साल की छुट्टी, तो वो मेरा एसेट है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको कि एसेट और एक्सपेंस में फर्क होता है। अब यहां पर अगर मैं फर्नीचर परचेज करता हूं, अब अगर यहां पर मैं फर्नीचर परचेज करता हूं तो फर्नीचर को मैंने डाला किसमें, एसेट में, तो मेरा एसेट इंक्रीज हो गया। ऑन द अदर हैंड मैंने शॉपकीपर को क्या पे किया, कैश, तो मेरा कैश क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब फर्नीचर भी एसेट और कैश भी एसेट, तो कैश का अकाउंट तो आपने पहले ही ओपन किया हुआ है एसेट में, एक और ओपन कर दो, फर्नीचर। नाउ यू हैव परचेज फर्नीचर वर्थ ₹2000, तो कैश हम देकर आए तो कैश हमारा 2000 से कम हो गया, लेकिन फर्नीचर हमारा 2000 से इंक्रीज हो गया। ये मेरी 2 ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। हर एक लेन देन, हर एक एंट्री को एक ट्रांजैक्शन कहा जाता है। 20,000 का कैश मेरे बिजनेस में तिजोरी में रखा था, उसमें से 2000 यूज हो गया, कितना रिमेनिंग है, 18,000 माइनस हो गया, ब्रैकेट डिनोट्स माइनस इन अकाउंट्स। फर्नीचर आ गया कितने का, 2000 का। क्या मेरे टोटल एसेट में कोई कमी आई, नहीं, मेरे टोटल एसेट में कमी नहीं आई। पहले 20,000 का कैश था, फर्नीचर 0 था, लेकिन अब कैश 18,000 का हो गया और फर्नीचर भी 2,000 का हो गया। इसको नाम दिया जाता है न्यू इक्वेशन। पहली 2 ट्रांजैक्शन के बाद जब आप उनको सम अप करते हो तो जो आउटपुट आता है, जो आंसर आता है, उसको नाम दिया जाता है न्यू इक्वेशन। लायबिलिटी में अभी कुछ भी नहीं है, कैपिटल में आ रहा है आपके पास 20,000। LHS मस्ट बी इक्वल टू RHS, इक्वल टू के ये वाली साइड 18 + 2 20,000 इक्वल टू के उस वाली साइड के बराबर होनी चाहिए। ये मेरी 2 ट्रांजैक्शन थी। अब मैं आता हूं अपनी तीसरी ट्रांजैक्शन पे, जो कहता है पेड रेंट ₹200। अब समझे पहली बात, यहां पर भी मैंने कैश पे किया इन द फॉर्म ऑफ रेंट। यहां पे मैंने रेंट पे किया कितना, 200। फर्नीचर के टाइम भी मेरी जेब से पैसा गया था, और जब मैं रेंट पे करूंगा तब भी मेरी जेब से पैसा जाएगा।
तो एक इफेक्ट तो सिंपल है कि भाई जेब से पैसा जा रहा है, बिजनेस से पैसा जा रहा है तो कैश कम हो जाएगा। सेकंड, रेंट को मैं किस में काउंट करता हूं? रेंट मेरा क्या होगा? क्या मेरी लायबिलिटी होगी रेंट? नहीं। क्या मेरी इनकम होगी? नहीं। क्या मेरा कैपिटल होगा? नहीं। रेंट मेरा क्या होगा? रेंट मेरा एक्सपेंस होगा। यस, रेंट मेरा क्या होगा? एक्सपेंस होगा। और एक्सपेंस को हम लोग कहां पे ट्रीट करते हैं? खर्चा मेरी कैपिटल में से माइनस होता है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, खर्चा मेरी कैपिटल में से माइनस होगा और इनकम मेरी कैपिटल में प्लस होगी। तो 200 रुपए मैंने रेंट पे किया, डबल इफेक्ट बताओ, 200 रुपए मैंने रेंट पे किया, खर्चा है, कैपिटल में से माइनस कर दो, और दूसरा क्योंकि आपने रोकड़ा पे किया है तो आपका कैश कम हो जाएगा। थर्ड, पेड रेंट 200 कैश में से कम कर दो, फर्नीचर पे कोई इंपैक्ट नहीं आया, और 200 से कैपिटल कम कर दो। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, पहले दो इक्वेशन को आपने सम अप किया था, उसके बाद न्यू इक्वेशन बन गई थी, फिर हर ट्रांजैक्शन के बाद सम अप करना है आपको। तो 18,000 का कैश था, 200 रेंट भी पे कर दिया, तो अब बचा 17,800, न्यू इक्वेशन। फर्नीचर नो चेंज, एनी अदर एसेट नथिंग, लायबिलिटी में भी कुछ आया नहीं, 20,000 की कैपिटल थी, 200 का कैश पे हो गया, खर्चा पे हो गया तो माइनस हो गया। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि हर न्यू इक्वेशन पे सम अप करके चलना। आपके जो फर्स्ट एग्जाम होंगे आपके स्कूल्स में, जो भी फर्स्ट होगा, चाहे एफए एसए जो भी हो, उसमें ये चैप्टर आता है, 8 to 10 मार्क्स की कवरेज रखता है ये चैप्टर, जो देखने में भी इजी भी लगता है आप लोगों को। हर इक्वेशन को टोटल करना, 17,800 प्लस 2,000 19,800, और इधर का भी टोटल आ रहा है 19,800। नाउ ट्रांजैक्शन नंबर 4, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹3,000, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज्ड गुड्स क्रेडिट, 3 शब्द आ रहे हैं यहां पर। सबसे पहले मैं बात करता हूं परचेज क्या होता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं परचेज क्या होता है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग, अगर मैं टीएस ग्रेवाल के अकॉर्डिंग बात करूं तो टीएस ग्रेवाल की जो बुक है, और यहाँ मैं किसी को स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूं, आपके स्कूल्स में वो लगी हुई है इसलिए मैं उसका नाम ले रहा हूं। टीएस ग्रेवाल की जो बुक है उनके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म में आप इस टर्म को पढ़ते हो कि व्हाट डू यू मीन बाय परचेज। अगर पढ़ा हुआ है तो आप बता पाओगे, नहीं पढ़ा हुआ होता है ना, कोई मेरी तरह होता है सीधा साधा आदमी, तो वो कहता है सर क्या पूछ रहे हो, परचेज का मतलब होता है खरीदना। मैं कहता हूं नहीं, गलत जवाब, परचेज का मतलब खरीदना नहीं होता। पता है किसी को क्या होता है? फिर बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। मैं बताता हूं, परचेज मींस गुड्स खरीदना। अगर मैं कहता हूं आई हैव परचेज्ड अ फर्नीचर, तो मैं उसको परचेजेस डिनोट नहीं कर सकता, मैं उसको सिर्फ परचेजेस नहीं बोल सकता। मैं कहता हूं आई परचेज्ड, इसमें ऑटोमेटिकली ये इंप्लाइड है, एज्यूम है कि व्हाट आई परचेज गुड्स ओनली। खाली परचेज का मतलब खरीदना नहीं है, परचेज का मतलब गुड्स खरीदना है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, बहुत छोटी सी बात है ये, लेकिन बड़ा काम आएगी आपको आगे चल के। परचेज हो गया गुड्स। अब यहां तो इसने खुद बोल दिया कि परचेज गुड्स, अगर ये खाली बोल देता ही परचेज्ड ऑन क्रेडिट, तब भी मैं एज्यूम करता ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो गुड्स वहां इंक्लूड है परचेजेस में, पहली बात। अब फर्नीचर और गुड्स में क्या फर्क है, ये हमने एक लेक्चर में डिस्कस भी किया था, मैं दोबारा बता देता हूं। जिस चीज में बिजनेसमैन डील करता है, इफ आई एम परचेजिंग एनी आइटम विद द पर्पस ऑफ रीसेलिंग इट इन द मार्केट, दैट आइटम विल बी कंसीडर्ड एज अ गुड्स फॉर मी। एक ऐसा आइटम जो मैंने परचेज किया है विद द पर्पस कि मैं उसे दोबारा बेचूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी स्टेशनरी शॉप है, तो मैंने स्टेशनरी शॉप पे, मेरी खुद की स्टेशनरी शॉप है, ये आपको एज्यूम करना है। मैंने मार्कर्स परचेज किए, अब मैंने इस बार जो मार्कर परचेज किए वो अपनी स्टेशनरी शॉप पे बेचने के लिए किए हैं। तो स्टेशनरी शॉप अगर मार्कर परचेज करती है तो उसके लिए वो मार्कर गुड्स है, हिंदी में माल बोलते हैं उसको। लेकिन मेरी शॉप नहीं है, मैं तो टीचर आदमी हूँ, तो मैंने मार्कर परचेज किए हैं। क्या मैं मार्केट में बेचूंगा? मैं क्लास में बोलूंगा ले लो भैया मार्कर खरीद लो? नहीं, मैं उसे यूज करूंगा, यूज इन टीचिंग।
तो यहाँ पे ये मेरा माल मेरे गुड्स नहीं है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। मैंने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर को मैं बेचूंगा नहीं, यूज करूंगा, तो वो गुड्स नहीं है। डन। परचेज गुड्स, परचेज समझ गए, गुड्स समझ गए। ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब आप अलग अलग समझते हो स्टार्टिंग में ना, क्योंकि एक जगह मैंने भी, और अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो वहां पर भी आपके टीचर ने इसको यूज किया होगा कि अकाउंट्स में हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। वो अलग क्रेडिट है, वो अलग है। यहां क्रेडिट का मतलब है उधार पे खरीदना। क्रेडिट डिनोट्स उधार। मैं गया, मैंने खरीदा, पैसे अभी नहीं दिए, पैसे दूंगा इन फ्यूचर। डन। तो अब इस ट्रांजैक्शन को पूरा पढ़ते हैं। ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उसने गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट पर। अब ये गुड्स परचेज करना मेरा क्या है, गुड्स मेरा क्या है, जो माल मैं खरीद रहा हूं वो माल मेरा क्या है, एसेट है। वो माल मेरा क्या है, एसेट है। कुछ लोग कहते हैं सर एक्सपेंस, बिल्कुल हो सकता है। एक चैप्टर आएगा आपके पास, चैप्टर क्या है, वो तो अकाउंट्स है, अकाउंट्स की आत्मा ही वो है, जर्नल एंट्री एक चैप्टर आएगा, तो उसमें मैं अपनी बात से पलटूंगा। और मैं क्या, कोई भी टीचर होगा वो अपनी बात से पलटेगा। वहां वो कहेगा ठीक है परचेजेस गुड्स एसेट भी है और एक्सपेंस भी है। तो मैं आपको पहले बता देता हूं दोनों हैं, बट अभी अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में हम इसको एसेट कंसीडर करके चलते हैं। तो परचेज किए मैंने, गुड्स परचेज किया, स्टॉक, स्टॉक वर्ड यूज होता है, माल परचेज किया, वो मेरा एसेट है। दूसरा इंपैक्ट बताओ, दूसरा इंपैक्ट, इफ आई एम परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, लायबिलिटी। बिल्कुल, मैंने उधार पर परचेज किया है, तो जब भी मैं उधार पर कोई चीज खरीदूंगा तो वो मेरे कंधों पर एक बोझ बनेगी, वो मेरा एक मेरे ऊपर एक कर्जा बनेगी, एक लायबिलिटी बनेगी। तो डबल इफेक्ट होगा, देखना क्या, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। कैश में कुछ इंपैक्ट आएगा नहीं, क्योंकि उधार पे खरीदे हैं। फर्नीचर पे नहीं। एक नया अकाउंट ओपन होगा, स्टॉक, और कितने के परचेज किए हैं मैंने, 3000। लायबिलिटी में आएगा, यस, एक नई लायबिलिटी ओपन होगी, क्रेडिटर्स। जब आप उधार पर किसी से माल खरीदते हो तो वो बनते हैं आपके क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे हमें, जिनको हम भविष्य में पैसा देंगे, नियर बाय फ्यूचर। कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं, कोई इंपैक्ट नहीं। कैश अनचेंज्ड 17,800, फर्नीचर 2,000, स्टॉक 3,000। टोटल देखना 3 to 5 और 22,800। लायबिलिटी 3,000, कैपिटल 19,800, 22,800। तो टिल नाउ अभी तक हमारी कोई गलती नहीं हुई है। लास्ट बट द इंपॉर्टेंट वन, he sold goods cost price 2,000 for rupees 5,000 on cash। अच्छा, इसमें उसने सोल्ड किया। सोल्ड मतलब सेल्स, सेल्स मतलब बेचना नहीं, गुड्स को बेचना। अगेन परचेज और सेल दोनों सेम चलती है। परचेज का मतलब गुड्स खरीदना और सेल्स का मतलब गुड्स को बेचना, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब उसने गुड्स सोल्ड किए हैं, तो यहाँ पे ना दो प्राइस है आपके पास, एक 2,000 और एक 5,000। बता सकते हो 2,000 क्या है हमारी, कॉस्ट प्राइस, और ये 5,000 क्या है, सेलिंग प्राइस। बहुत बचपन में आप लोगों ने पढ़ी थी इक्वेशन, बता रहा हूं, पर ये मत समझना कि मैं आपका मजाक बना रहा हूं। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला याद है, बोलो भाई, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला यही होता था। हमारे टाइम पे तो बुक होती थी मेंटल मैथ्स की, उसमें होते थे सारे चैप्टर, पता नहीं 5th-6th क्लास में शायद पढ़ा देते हैं। सेलिंग प्राइस में दो पार्ट होते हैं, एक कॉस्ट और एक प्रॉफिट। कॉस्ट मतलब जितनी मेरी लागत लगी। अब यहाँ पर मेरा सेलिंग प्राइस कितना है, 5,000।
यानी मैंने गुड्स को बेचा है 5000 में, लेकिन वो गुड्स मुझे पड़े कितने थे, कितने के थे, 2000 के। तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ 3000। यानी यहां पर ना दो दो फिगर नहीं है, यहां पर 3 फिगर है, एक हिडन फिगर है। एक फिगर है 5000 की सेलिंग प्राइस, एक फिगर है 2000 की कॉस्ट, और एक फिगर है 3000 का प्रॉफिट। अब मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, हालांकि पहले भी इस पे मैं पॉइंट आउट कर चुका हूं इस वर्ड को, इस सारे कंसेप्ट को, फिर भी मेरे को ये मार्केट 2000 का पड़ा और मैंने आपको 5000 में बेच दिया। मैं आपसे कितना अमाउंट कलेक्ट करूंगा, मुझे 5000 कैश मिलेगा। अगला सवाल मेरे पास से मार्कर कितने का गया, 2000 का या 5000 का, 2000 का। तो आप लोग काफी होशियार हो चुके हो। सोल्ड गुड्स, मेरे पास कैश आया 5000, लेकिन मेरे पास से माल गया 2000 का। ध्यान से देख लो, मेरे पास पैसा आया 5000, लेकिन मेरे पास से माल गया 2000 का, 3000 का प्रॉफिट। और प्रॉफिट किसका पार्ट बनता है, कैपिटल का। प्रॉफिट पार्ट बनता है कैपिटल का। ये मेरी लास्ट थी, तो अब मेरी जो फाइनल इक्वेशन आएगी, 17 5 22 800 2000, और ये 3000 स्टॉक था, उसमें से 2000 का सोल्ड हो गया, तो 1000 का बचा। क्रेडिटर सेम है 3000, 22,800। टोटल देख लेंगे और कितना है, 25,800, 25,800। नोट। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, एक बार ना क्वेश्चन नंबर 7 देखना। क्वेश्चन नंबर 7 में पहली 2 एंट्री तो सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7 में पहली 2 एंट्री तो सिंपल है कि भाई बिजनेस स्टार्ट किया, कैश लगाया 10,000, तो कैश इंक्रीज हो गई और कैपिटल इंक्रीज हो गई। दूसरे में कहता है आपने गुड्स परचेज किए 20,000 कैश के और 30,000 क्रेडिट पर, तो टोटल गुड्स कितने के आए, 50,000 के। उसमें से लायबिलिटी कितनी हो गई, 30,000, और कैश कितना चला गया, 20,000। मैं बात करूंगा आपसे ट्रांजैक्शन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांजैक्शन नंबर 3। इसको देखना ध्यान से जरा, ये इंपॉर्टेंट है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कोस्टिंग ₹10,000 एंड ऑन क्रेडिट कोस्टिंग ₹15,000, बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। मुझे बताओ टोटल गुड्स आपने सोल्ड किए, गुड्स सोल्ड कोस्टिंग रुपीज, टोटल की कॉस्ट क्या थी, 25,000। 25,000 इसमें से कुछ कैश में सोल्ड किए, कुछ क्रेडिट पे सोल्ड किए। कैश में कितने वाले सोल्ड किए, जिनकी कॉस्ट थी 10,000। क्रेडिट पे कितने वाले सोल्ड किए, जिनकी कॉस्ट थी 15,000। दोनों को प्रॉफिट पे सोल्ड किया। प्रॉफिट कितना है, 20%। 10,000 का 20%, 2,000। 10,000 इंटू 20/100, इसका 20%, 3,000। यानी यहां का सेलिंग प्राइस हो गया 12,000 और यहां का सेलिंग प्राइस हो गया 18,000। एक सेलिंग प्राइस हो गया 12,000 और एक सेलिंग प्राइस हो गया 18,000। अब मैं आपसे बात करता हूं कि भाई प्रॉफिट कितना हुआ होगा, तो आप कहेंगे सर टोटल सेलिंग प्राइस में से टोटल कॉस्ट माइनस कर दो। तो जी टोटल सेलिंग प्राइस हो गया 12 प्लस 18, 30,000। 12 प्लस
18 30,000 और टोटल कॉस्ट हो गई आपके पास 10 और 15 25,000 5,000। आप चाहें तो इन दोनों प्रॉफिट को भी प्लस कर सकते थे तो भी 5,000 आता। अब अगर मैं इसको आपको इक्वेशन में डालने को बोलूं कि भाई इसको इक्वेशन में डाल के दिखाओ, तो आप करते हैं एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और एसेट में कुछ वर्ड्स आपने ओपन किए होंगे, जैसे मैं सिर्फ इसी इक्वेशन की बात कर रहा हूं। कुछ तो आपने कैश में बेचा और कुछ आपने क्रेडिट पे बेचा, एक कैश एक स्टॉक। और जो माल हम क्रेडिट पे बेचते हैं उसको किस में डालते हैं, डेटर पे, जिनसे हमें फ्यूचर में पैसा लेना है। तो मुझे बताओ कैश कितना आएगा। मैंने 10,000 वाला माल 12,000 में बेचा तो कैश कितना आ गया, 12,000। मेरे पास से स्टॉक कितने का गया, जो कि मेरी टोटल कॉस्ट थी, 10,000 का कैश में गया, 15,000 का क्रेडिट में, तो टोटल स्टॉक मेरे पास से 25,000 का गया। कुछ माल मैंने उधार पे बेचा था 18,000 में, तो वहां से मुझे कितना मिलेगा, 18,000। और जो प्रॉफिट हुआ 5,000 का वो कैपिटल में चला जाएगा। जो प्रॉफिट हुआ 5,000 का वो आपकी कैपिटल में चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको ये इक्वेशन में नजर आएगा। अगर आप इनका नेट इफेक्ट देखोगे तो 12 प्लस 18 30 माइनस 25, 5,000 ही इधर है 5,000 ही उधर है। इंपॉर्टेंट है, बल्कि काफी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ये एंट्री जरूर आती है, इसको उसी पॉइंट से लेके चलना। मैं एक बार फिर आपको ये एंट्री दोबारा थोड़ा समअप करता हूँ, थोड़ा समझाता हूँ क्या हुआ है। मेरे पास गुड्स पड़े थे, उनमें से टोटल गुड्स मेरे पास कितने के पड़े थे, 25,000। ये 25,000 कॉस्ट है, मेरी कॉस्ट है ये। तो मैंने ये 25,000 के गुड्स बेच दिए। तो अगर मैंने 25,000 के गुड्स बेच दिए तो मेरे पास से गुड्स कितने के कम हो गए, 25,000 के कम हो गए। सिंपल सी बात है। दो पार्ट्स में बेचा है मैंने इसको। इस 25 में से 10,000 के गुड्स मैंने कैश में बेचे, 15,000 के गुड्स मैंने क्रेडिट पे बेचे। और क्रेडिट का मतलब सेम है उधार। अगर मैं अपना माल किसी को उधार पर बेचता हूं, अगर मैं अपना माल किसी को उधार पर बेचता हूं, तो उधार पर बेचने का मतलब है कि मैं उससे फ्यूचर में पैसा कलेक्ट करूंगा। और उससे फ्यूचर में पैसा कलेक्ट करूंगा तो आज की डेट में वो मेरा क्या बन जाता है, वो मेरा डेटर कहलाता है। आपको याद हो मैंने बताया था डी फॉर डैडी, डी फॉर डेटर, जिनसे फ्यूचर में पैसा लेना है। हम डैडी से भी पैसा लेते हैं, हम डेटर से भी पैसा लेंगे। तो डैडी डेटर डी डी, तो ये एक लिंक है। तो 25,000 का स्टॉक चला गया, 10,000 जिसकी कॉस्ट थी, 2,000 के प्रॉफिट पे बेचा। तो मैंने जिसको बेचा उससे 12,000 कैश कलेक्ट कर लिया, पैसा आ गया 12,000। 15,000 कॉस्ट थी, 3,000 का प्रॉफिट, 18,000 में बेचा तो मेरा डेटर इंक्रीज हो गया 18,000 से। और इस पूरी ट्रांजैक्शन में मुझे 5,000 का प्रॉफिट हुआ, जो कि मेरी कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। कोई डाउट है तो बताइए, दोबारा समझाना है तो भी बताइए। सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। मैं कर देता हूं सान्या। बाकी कोई पर्टिकुलर पॉइंट भी है जहां पे कंफ्यूजन हो रही है सान्या? नहीं सर। मैं एक बार दोबारा पूरा समझा देता हूं। और किसी का डाउट है कोई? नहीं है तो मैं एक बार दोबारा इसको समअप कर देता हूं कि मेरे गोडाउन में 25,000 की कॉस्ट का स्टॉक पड़ा था। अब 25,000 की जो स्टॉक का कॉस्ट थी गुड्स की, वो मैंने मार्केट में बेच दिए। तो मेरे गोडाउन में से 25,000 का माल चला गया, इसीलिए मैंने स्टॉक में से 25,000 माइनस कर दिया। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस 25,000 के माल को मैंने दो अलग अलग पार्ट्स में बेचा, 10,000 वाला कैश में और 15,000 वाला उधार पे। पहले कैश की बात करते हैं। जो 10,000 का कैश था उस पर 20% 20% का प्रॉफिट था, तो 2,000 का प्रॉफिट मिला के मैंने बेचा कितने में, 12,000 में। तो मैंने 10,000 का माल अगर 12,000 में बेचा है तो मुझे पैसा कितना मिलेगा, 12,000। तो वो 12,000 कैश में आ गया और 2,000 मेरा प्रॉफिट हो गया, उसको मैं भी अलग रखता हूं। फिर आओ, जो 15,000 का माल था जो मैंने उधार पे बेचा, कितने के प्रॉफिट में, 3,000 के प्रॉफिट में। तो टोटल कितने पे बेचा, 18,000 में। अब जिसको बेचा उसने भी पैसा देने से मना कर दिया। वो कहता अभी पैसा नहीं है भैया मेरे पास, पैसा दूंगा फ्यूचर में। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, फ्यूचर में दे दियो भाई पैसा।
तो वो मेरा क्या कहलाएगा आज की डेट पे? डेटर। इस वर्ड को समझना जरूरी है। जिनको मैं उधार पर माल बेचता हूं, जिनसे मुझे फ्यूचर में पैसा मिलेगा, वो मेरा डेटर कहलाएगा। तो वो डेटर आया, मुझे उससे कितना लेना है फ्यूचर में? 18,000, वो भी आ गया। और यहां का प्रॉफिट 3,000 और यहां का प्रॉफिट 2,000 मिलके 5,000 का प्रॉफिट मेरी कैपिटल में चला गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं सर। ऐसे ही एक पॉइंट और देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखना, टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 9। आंसर नंबर 9। पहली ट्रांजैक्शन है आपके पास, सेम वही, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹70,000। अब मैं आपके साथ पूरे फॉर्मेट में नहीं डिस्कस कर रहा हूं, मैं सीधा आपको समझा रहा हूं कि करना क्या है। तो वही सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टेड बिजनेस, तो आपने कैश लगाया। कितने का कैश लगाया आपने? 70,000 का। और 70,000 का सेकंड इंपैक्ट क्या होगा? आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड, आपने क्रेडिट पर गुड्स परचेज किए, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब उधार पर परचेज करोगे तो एक तो स्टॉक इंक्रीज होगा, और जब भी आप उधार पर परचेज करते हो तो क्या आता है? क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी। कितने के गुड्स परचेज किए? 18,000 के। कैश पे तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, 18,000 का स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, 18,000 के क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे, कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। अगर मैं न्यू इक्वेशन देखूं तो कैश 70, स्टॉक आ गया मेरे पास 18 का, लाइबिलिटी मेरे कंधों पर इंक्रीज हो गई 18 की, कैपिटल आ गई 70 की। अब जो इसमें थर्ड एडजस्टमेंट है वो इंपॉर्टेंट है। उसी थर्ड एडजस्टमेंट के चक्कर में मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूं। थर्ड और फिफ्थ, ये दो एडजस्टमेंट इसमें इंपॉर्टेंट है। तो मुझे थर्ड एडजस्टमेंट बताओ जरा। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ₹17,500। आपके यहां तक कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। आपके क्रेडिटर कितने थे? क्रेडिटर लाइबिलिटी कितने की थी आपके ऊपर? 18,000। और आपने उनको पे कितना किया? 17,500। इट मीन्स आपकी जेब से पैसा कितना गया? 17,500। क्या इसका मतलब ये हुआ कि बचे हुए 500 रुपए मुझे इन फ्यूचर पे करने हैं? Yes, sir. नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां लिखा है इन फुल सेटलमेंट, वहां लिखा है इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट का मतलब है बाकी अमाउंट वो भूल जाएंगे। सर मैंने उनसे माल खरीदा, 18,000 का, 18,000 का माल खरीद के मैं घर आ गया। एक मैंने माल खरीदा था मार्च में, मान लो 1 महीने बाद अप्रैल में पैसे देने की बारी आई, लॉकडाउन हो गया। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, सर वो 18,000 थे हमारे। मैंने कहा यार 18,000 नहीं है मेरे पास, 17,500 है, लेके रफा दफा कर दो मामला। अब उन्होंने भी कहा यार ठीक है लॉकडाउन का समय है, कुछ तो आ ही रहा है, कुछ भी क्या काफ़ी कुछ आ रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है सर 17,500 दे दो, 500 हम माफ़ कर देंगे। तो ये जो माफ़ कर देंगे ना 500 रुपये, इसको कहा जाता है डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 500 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। अब आप ऐसे समझो मेरे ऊपर लाइबिलिटी, मेरे कंधों पर लाइबिलिटी थी कितने की? 18,000 की। मैंने पे कर दिया 17,500। मेरे पास से कैश कम हो गया, मेरे पास से कैश कम हो गया कितने का? 17,500 का। और मेरी लाइबिलिटी कितने की कम हो जाएगी?
मेरी लाइबिलिटी कितने की कम हो जाएगी? 18,000 से, पूरे 18,000 से मेरी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये जो 500 रुपए का मेरे को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? प्रॉफिट हो। मुझे 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और 500 रुपए का प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा? कैपिटल में चला जाएगा। 500 रुपए का प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा? कैपिटल में चला जाएगा। यानी 17,000 में से 17,500 माइनस करो, कितना बचा? 52,500। 18 अभी भी है, ये जीरो हो गया, 69,500। ये इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन थी, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है आपके पास कि आपने एक मशीनरी परचेज की 20,000 की, वो भी कैश में। मशीनरी मेरा क्या होगा? एसेट, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, एक्सपेंस? एसेट। अब आपको समझ आ रहा है, वेरी गुड। मशीनरी एक नया एसेट आया, एसेट, सॉरी नॉट एसेट, मशीनरी परचेज्ड। और ये मशीनरी आपने परचेज किया है किसमें? कैश में। तो 20,000 कैश आपकी जेब से चले गए और 20,000 की मशीन आ गई। लायबिलिटी पे नो इम्पैक्ट, कैपिटल पे नो इम्पैक्ट। न्यू इक्वेशन 32,500 रिमेनिंग कैश 18 प्लस 20, लायबिलिटी स्टिल 0, 69,500। सीधा लास्ट ट्रांजेक्शन है एंड एन इंपॉर्टेंट वन। आपकी मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगा है। सवाल उठता है, सर ये डेप्रिसिएशन क्या है? सवाल उठता है कि ये डेप्रिसिएशन क्या है। मैं समझाता हूं आपको। मान लो मैं कोई एसेट परचेज करके लाया, कोई एसेट क्या, मान लो मैं एक मोबाइल परचेज करके लाया, मैं आईफोन 11 लेकर आया, मान लो 11 प्रो ले आया, चलो मुझे पड़ा वो 1,25,000 का। मैं लेकर निकला ही था, मैं घर तक आया, मेरे घर वालों ने कहा यार अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, इतना पैसा खर्च हो गया, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा यार चलो जो चीज़ घर वालों को अच्छी नहीं लगनी उसको रख के क्या फ़ायदा। तो मैंने उसको कहा कि चलो मैं इसको बेच देता हूँ। अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ खरीदे हुए, मैं उसे बेचना चाहता हूँ। 1,25,000 का मैंने खरीदा था। मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि मैं आपको उसे बेचना चाहता हूँ, क्या आप उसे खरीदोगे 1,25,000 में? जल्दी जवाब दो, 1,25,000 में खरीदोगे क्या? नहीं खरीदोगे। क्यों नहीं खरीदोगे? क्योंकि जैसे ही आप क्या बोलोगे, सर इतने में तो मुझे मार्केट वैल्यू पे तो मुझे मिल ही जाएगा। जैसे ही कोई भी एसेट मैं खरीदता हूं, खरीदने के बाद समय के साथ साथ धीरे 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 उस एसेट की वैल्यू कम होती रहती है। इसकी वैल्यू कम होने के अलग अलग कारण हैं। या तो उसमें कोई टूट फूट आ गई है, या उसकी टेक्नोलॉजी आउटडेट हो गई है, या फिर समय के साथ साथ उसकी मार्केट वैल्यू गिर चुकी है। इस तरह की अलग अलग उसके रीजंस हो सकते हैं। लेकिन उस एसेट की वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम धीरे 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 डिक्लाइन होती है। और ये जो वैल्यू गिर रही है, ये जो वैल्यू घट रही है, इसी को टेक्निकल वर्ड्स में बोला गया है डेप्रिसिएशन। क्या बोला गया है? डेप्रिसिएशन। अगर मैं डेप्रिसिएशन चैप्टर 2 में भी है, और डेप्रिसिएशन क्लास 11 का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन वैल्यू ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट with the passage of time due to either obsolete or wear and tear or with the passage of time. क्लियर है? डेप्रिसिएशन इन शॉर्ट आप ध्यान रखो, किसी भी एसेट की वैल्यू गिरना। अब डेप्रिसिएशन, मैं सिर्फ डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूं। डेप्रिसिएशन मेरे लिए क्या है? एक चीज जो मैं कभी 1,25,000 की खरीद के लाया था, आज उसकी वैल्यू 1 लाख रह गई, तो ये 25,000 का मेरा क्या है? फायदा के नुकसान? लॉस, जिसको एक्सपेंस भी कह सकते हो आप लोग, ध्यान रखना। तो लॉस या एक्सपेंस का ट्रीटमेंट क्या होता है? वो कैपिटल में से माइनस होता है। और सेकंड इंपैक्ट होगा आपकी मशीनरी में से सब्ट्रैक्ट होगा। बिल्कुल ठीक। तो मेरी कैश में कोई इंपैक्ट नहीं, स्टॉक पे नहीं। 2,000 की मेरी मशीनरी कम हो जाएगी
और क्योंकि ये मेरा एक तरीके से खर्चा है या नुकसान है, तो 2000 की मेरी कैपिटल कम हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर मेरी फाइनल इक्वेशन 32,500, 18,000 एंड 18,000। 18 36 और 68,500। ओहो, यहाँ तो गलती आ रही है कुछ। अच्छा, ये प्लस होना था, मैंने माइनस कर दिया। नाउ इट्स ओके। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही दोस्तों। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।